मतलब मजबूर कर दिया गया कि तुमको लॉ में बाउंड होना ही पड़ेगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया ना, उन्होंने अपनी मिसाइल्स, अपनी वेपन्स सब कुछ सप्लाई किया ताकि उनको लगाना कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी ये सब चीजें देख के हमें खुद की गवर्नमेंट दे देंगे। द सुल्तान ऑफ टर्की was regarded as the caliph or the religious head of the Muslims। अब उन्होंने सोचा ना कि भाई हम सॉल्ट लॉ पे अटैक करेंगे। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूँ अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स के हिस्ट्री चैप्टर का, हिस्ट्री बुक का हमारा चैप्टर विच इज महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। अब मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ना पुरानी सारी ही वीडियोस की लिंक ऐड की हुई रहती है और यही सेम नोट्स अटैच की रहती है। आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? अभी देखो पुरानी जितनी वीडियोस, यानी कि मान लो आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मुस्लिम लीग और जितने भी चैप्टर्स आपकी इसकी पहले की आती है ना, वो सब कुछ हमने कंप्लीट करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगी, ठीक है? अभी देखो, अभी ना आपके चैप्टर्स में जो रिड्यूस सिलेबस है वो हटा के जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैंने उसकी नोट्स बनाई है, ठीक है? इसके बाद हमारी जैसे मान लो क्विट इंडिया मूवमेंट आएगी, उसमें बहुत ही कम ही टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए में बहुत ही कम टॉपिक्स है जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है? उसके बाद आपका एक और चैप्टर है ना इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी कुछ ज्यादा वास्ट चैप्टर है नहीं, बस कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जो आप लोगों को पढ़ना है। आपको अगर लगता है कि इसके ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा तो अपने स्कोप में देख के ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, क्योंकि आपके स्कोप में पहले से गिवन रहता है कि आपके चैप्टर्स में, आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं और कौन कौन से आपके टॉपिक्स नहीं है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थी, ठीक है? देखो, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो लर्न कर लो भाई कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये कब आई थी, कब से कब तक थी, ठीक है? ये था 1919 से 1947 तक, ठीक है? इसको हम लोग गांधीयन एरा भी बोलते हैं प्राइमरीली बिकॉज द पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय गांधी एंड हिज पॉलिसीज। क्योंकि ये जो पीरियड है ना 1919 से 1947 तक, इसको डोमिनेट किसने कर रखा था? इसको डोमिनेट कर रखा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है? तो इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को हम गांधीयन एरा भी बोलते हैं बिकॉज द पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय गांधी एंड हिज पॉलिसीज। क्लियर? अब देखो गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, गांधी वाज बोर्न इन 1869, इनके ईयर याद करने हैं। कहां जन्म हुआ था? एट पोरबंदर इन द काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यानी कि काठियावाड़ जो कि गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पोरबंदर है, वहां पर उनका जन्म हुआ 1869 में। क्लियर? देखो, ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1888 टू स्टडी लॉ, और 1888 में ना वो इंग्लैंड गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? 1893 से 1914 तक वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं इन साउथ अफ्रीका। कहां प्रैक्टिस किया उन्होंने लॉ? साउथ अफ्रीका में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस कर रखा था, ठीक है? He witnessed racial discrimination in South Africa and soon became the leader of a struggle against the racist authorities in the country। अब देखो, जो साउथ अफ्रीका है ना, वहां पे सेंचुरीज तक, भले वो साउथ अफ्रीका तो जगह किसके लिए, ब्लैक पीपल के लिए है ना, बट वहां व्हाइट पीपल रूल करते थे। तो ये ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहां पे कि व्हाइट लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, ब्लैक पीपल जो कि खुद के साउथ अफ्रीका के सॉइल के बिलोंगिंग है तो उनको उतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया, ठीक है? तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको गांधी जी ने विटनेस कर रखा था, ठीक है? जब वो गए थे साउथ अफ्रीका लॉ की पढ़ाई करने के लिए तो उन्होंने ये चीज विटनेस किया कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ब्लैक पीपल जो कि साउथ अफ्रीका के हैं उनको डोमिनेट कर रखा है, किसने? व्हाइट पीपल ने, ऑप्रेस कर रखा था उन लोगों ने, ठीक है? देखो, ही फॉर्म्ड द नेशनल इंडियन कांग्रेस, और फिर उन्होंने क्या किया? एक नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाया। क्यों बनाया? टू फाइट अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज ऑफ द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। क्यों बनाया उन्होंने? ताकि वो जो ये साउथ अफ्रीकन की जो रेसिस्ट पॉलिसीज थी ना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज थी, इन्होंने ये नेशनल इंडियन कांग्रेस इसलिए बनाया ताकि वो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ सके, ठीक है? देखो, इट वाज हियर दैट द यूनिक टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह वुड इवॉल्व। गांधी सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब गांधी जी की जो मूवमेंट थी ना सत्याग्रह, ये किस पर डिपेंड किया था? किस चीज के लिए था? ये था ट्रुथ के लिए, सच और नॉन वायलेंस के लिए था ये, ठीक है? गांधी रिटर्न टू इंडिया, फिर गांधी साउथ अफ्रीका से सब कुछ विटनेस करके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विटनेस करके इंडिया वापस कब आते हैं? ये आते हैं 1915 में, एंड मेड एन एक्सटेंसिव टूर ऑफ द कंट्री, और फिर ये पूरे कंट्री में टूर लगाते हैं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स।
3 साल तक। In 1917 and 1918 he was involved in 3 significant struggles। और 1917 और 1918 में वो 3 स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। पहला क्या था? चंपारण जो कि बिहार का था, ठीक है, अहमदाबाद एंड इन केरा जो कि गुजरात का है, ठीक है। तो 3 स्ट्रगल में ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने पूरे ही कंट्री के टूर लगाए जब ये साउथ अफ्रीका के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को विटनेस करके आए थे उसके बाद। क्लियर? देखो नेक्स्ट अभी तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, क्या हुआ था उसमें? देखो द पीजेंट्स एंड चंपारण इन बिहार। पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स होते हैं ना, तो जो चंपारण यानी कि बिहार के जगह पे रहने वाले जो फार्मर्स होते थे वे बाउंड बाय लॉ, तो उनको ना लॉ में ना बांध के रखा गया था। वो लॉ के प्रति उनका झुकाव उनका जरूरी था, मतलब मजबूर कर दिया गया कि तुमको लॉ में बाउंड होना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड, तो उनको ना ऐसा लॉ की तरफ ऐसा फोर्स किया गया कि आप 3/20 पार्ट ऑफ लैंड को ही इंडिगो ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो दे हैड टू सेल इंडिगो एट फिक्स्ड रेट्स। अब उनको बोल देगा कि भाई आपको अगर इंडिगो बेचना है तो एक फिक्स्ड रेट में बेचो, ठीक है, आप उस फिक्स्ड रेट के बाहर नहीं जा सकते। क्लियर? विच वर एक्सट्रीमली लो टू यूरोपियन प्लांटर्स। अब ये जो एक फिक्स्ड रेट किया गया ना, ये जो यूरोपियन प्लांटर्स है उनके लिए तो बहुत कम है। तो अगर मान लो ये कम प्राइस में हम बेचेंगे तो जो यूरोपियन प्लांटर्स है वो तो हमसे खरीद लेंगे कम प्राइस में, उनके लिए तो ये प्रॉफिट होगा। बट मेरे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए तो ये पूरी लॉस है ना। तो वही चीज हुआ यहाँ पे। देखो इंडिगो कल्टिवेटर्स इनवाइटेड गांधी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जितने लोग इंडिगो कल्टिवेट करते थे तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारे प्रॉब्लम्स को लुक आउट करिए, इसकी कुछ सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। देखो टू लुक इनटू द मिस्ट्रीज एंड टेक अप देयर कॉज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंड हिज एंट्री टू द डिस्ट्रिक्ट। Gandhi offered सत्याग्रह due to which an inquiry was ordered into the mysteries of indigo cultivator। अब जब उनको बुलाया गया कि भाई आइए हमारा देखिए प्रॉब्लम, हम जो इंडिगो कल्टिवेटर्स है ना हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हमें फिक्स रेट में यूरोपियन प्लांटर्स को बेचना पड़ रहा है जबकि उनके लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए लॉस है, तो अब आके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्या किया, उन्होंने गांधी की एंट्री को बैन कर दी, ठीक है। तो गांधी का एंट्री वहां पे बैन हो चुका था और फिर उन्होंने गांधी जी ने क्या बोला कि एक काम करो आप सब सत्याग्रह फॉलो करो, ठीक है, सत्याग्रह के रास्ते पे चलो, ठीक है। देखो अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है, इन 1918, देखो ईयर याद रखना, 1917 में ये हुआ था, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह और केरा सत्याग्रह कब है, 1918 में, ठीक है। देखो गांधी प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद इन अ स्ट्राइक अगेंस्ट मिल ओनर्स who refused to pay higher wages to the workers. He went on a hunger strike. The mill owner family finally had to bow down and agreed to give 35% hike in salaries to the workers. अब देखो क्या होता है, गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्राइक की, किसके अगेंस्ट, जो मिल वर्कर्स होते हैं ना उनके लिए उन्होंने एक स्ट्राइक की, जो मिल ओनर्स होते हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने एक स्ट्राइक किया कि जो मिल वर्कर्स है ना उनको प्रॉपर सैलरी दो, प्रॉपर पेमेंट करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो वो एक भूख के स्ट्राइक पे भी गए थे, एक हंगर स्ट्राइक पे भी थे वो। मिल ओनर्स ने फाइनली जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो फाइनली मिल ओनर्स ने उनके तरफ झुका, बो डाउन किया और क्या बोला कि 35% जो हाइक होगी ना सैलरी में, हम सब वर्कर्स को 35% बढ़ा के सैलरी देंगे, यानी कि उनको 35% सैलरी में हाइक हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। देखो केरा सत्याग्रह, क्रॉप्स फेल्ड इन केरा एंड द पीजेंट्स वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे लैंड रेवेन्यू। अब जो क्रॉप्स है ना, ये जो केरा है जो कि गुजरात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप्स फेल हो चुका था, तो पीजेंट्स जो है ना वो अपने लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। जब अनाज ही नहीं उगेगा तो लैंड रेवेन्यू कहाँ से पे करेंगे भाई, तो ये फेल हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू फॉरगो द लैंड रेवेन्यू। गांधी जी ऑर्गेनाइज द पीजेंट्स टू ऑफर सत्याग्रह, तो उन्होंने ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइज किया ताकि जो पीजेंट्स है उनको सत्याग्रह मिले, वो फॉलो करे और उनको भी अच्छे से प्रॉफिट हो सके और उनको कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी मूवमेंट व्हिच वाज, फर्स्ट वाज चंपारण सत्याग्रह, सेकंड वाज द अहमदाबाद सत्याग्रह एंड द थर्ड वन वाज केरा सत्याग्रह। ओके चल नंबर 3 अब पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है। द कांग्रेस सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कांग्रेस क्या कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से सपोर्ट कर रहे थे वो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही कांग्रेस लोगों ने क्या किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। India contributed significantly to the war by supplying men and materials in the hope that self-government would be granted to them by the British government by the end of the war। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया ना, उन्होंने अपनी मिसाइल्स, अपनी वेपन्स
सब कुछ सप्लाई किया ताकि उनको लगाना कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी ये सब चीजें देख के हमें खुद की गवर्नमेंट दे देंगे, शायद वो हमारे ऊपर ये जो रूल करते हैं ना वो शायद वो छोड़ दे। देखो क्या लिखा है, सप्लाइंग, उन्होंने मैन सप्लाई की, ठीक है, मटेरियल सप्लाई किया उन्होंने इस होप में कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें सेल्फ गवर्नमेंट सौंप देगी, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। However, after Britain won the first world war, जैसे ही ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता, it passed many acts, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्ट पास किए, बहुत सारे लॉज पास किए, ठीक है, which aimed at suppressing the Indian national movement। जो एक्ट और लॉ पास हुई थी ना उसमें ऐसा बोल दिया गया, ऐसा लगा कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको डोमिनेट किया जा रहा है, उसको ऑप्रेस किया जा रहा था, ठीक है। द कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और तब कांग्रेस ने सोचा कि भाई मुझे अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कॉजेस, अब ऐसी कौन कौन सी कॉजेस है जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लीडिंग हुआ, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड हुआ। देखो सबसे पहला है खिलाफत मूवमेंट। द सुल्तान ऑफ टर्की वाज रिगार्डेड एज द कैलिफ और द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स। अब देखो इनको माना गया कि वो ना मुस्लिम्स रिलीजियस के हेड है, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स sacred places were located within the Turkish Empire। अब देखो क्या है कि जितने भी मुस्लिम sacred places होती है ना, जितने भी उनकी मुस्लिम की जो जगहें होती हैं वो सब कुछ कहाँ लोकेटेड थी, सारा लोकेटेड थी हमारी टर्किश एम्पायर के प्लेसेस पे। देखो अब क्या हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना ब्रिटेन ने क्या किया, वो टर्की की तरफ उन्होंने क्या किया, टर्की के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की। दिस लेड टू अ वेव ऑफ इंडिग्नेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे मान लो अगर ब्रिटेन फाइट कर रही है टर्की की तरफ और टर्की में क्या है, वहां पे मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको अंदर में प्रॉब्लम होने लगा कि भाई आप टर्की में क्यों अटैक कर रहे हो, वहां पे हमारी प्लेसेस है। तो यहाँ पे ये जो है ना इनके अंदर आग आ गई कि भाई नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। अब यहाँ जो इंडियन मुस्लिम है उन्होंने क्या की, उन्होंने कोशिश किया भाई मुझे खिलाफत मूवमेंट को शुरू करना है। किसके लीडरशिप के अंदर, मोहम्मद अली यहाँ पे लीडरशिप में थे एंड शौकत अली लीडरशिप में थे। इसको लर्न कर लो। तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, जो इंडियन मुस्लिम्स को समझ में आया कि भाई टर्की में अटैक करें तो हमें हमारे सैक्रेड प्लेसेस है, तो उन्होंने सोचा कि भाई खिलाफत मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। देखो they formulated 3-point programs which included that the Ottoman Caliph could retain his empire, the Caliph should be left with adequate territories to enable him to defend the Islamic faith, and the Arab land should remain under the Arabic rule। तो तीन चीज इसमें प्रोग्राम्स को ऐड किया गया। पहला कि जो ओटोमन कैलिफ है ना वो अपनी एम्पायर को रिटेन कर सकते हैं, जो कैलिफ है वो उनको हम इनफ टेरिटरीज के साथ छोड़ देंगे, ठीक है, और जो अरब लैंड्स हैं वो रहेगा अराबिक रूल के अंदर, ठीक है। देखो टू गांधी द खिलाफत मूवमेंट ऑफर्ड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड द मुस्लिम। अब देखो गांधी जी के लिए ना ये एक ऐसा मूवमेंट था जिस मूवमेंट में उनको एक अपॉर्चुनिटी लगा कि हम इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज को यूनाइट कर सकते हैं, तो उन्होंने ना इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ली। देखो he advised the खिलाफत कमेटी to adopt a policy of non-cooperation with the government। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, he advised कि खिलाफत कमेटी को बोला गया कि आप एक काम करिए, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ना अपने गवर्नमेंट के साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द स्टार्टेड ऑन 31 अगस्त 1920 और तब शुरू हुआ खिलाफत जो एक मूवमेंट थी और नॉन कॉपरेशन जो एक मूवमेंट थी। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 31 अगस्त 1920 को। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या था, रोवाल्ट एक्ट। अब ये देख, टू सप्रेस द राइजिंग नेशनल सेंटिमेंट्स इन द कंट्री द गवर्नमेंट पास द रोवाल्ट एक्ट। अब जब उन्होंने देखा ना कि भाई राइजिंग पूरा एकदम नेशन की तरफ इनका सेंटिमेंट पूरा उड़ रहा है, राइज हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक रोवाल्ट एक्ट पास की जिसके अनुसार विच एम्पावर्ड इट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। तो मतलब बिना किसी ट्रायल के किसी भी पर्सन को आप इम्प्रिजन कर सकते हो, ऐसा चीज उन्होंने डाल दी। The act gave the government the following powers। तो उस एक्ट के दौरान, उस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स आई। पहला पावर क्या था, देखो पहला पावर था कि पर्सन विदाउट एनी वारंट को हम अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। टू ट्राई अ पर्सन इन सेक्लूशन, ठीक है। टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेवियस कॉर्पस, कि भाई ये तीनों चीज को ना एक्ट में बोला गया कि ये तीनों चीज जो है वो पावर दिया जाएगा गवर्नमेंट को। पहला पावर क्या था, देखो टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एनी वारंट। सेकंड पावर क्या था, टू ट्राई अ पर्सन इन सर्कुलेशन, एंड थर्ड क्या, टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेवियस कॉर्पस। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
इसको लर्न कर लोगे, ठीक है। देखो, गांधी लॉन्च्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस अनजस्ट एक्ट। अब गांधी जी ने देखा कि भाई बहुत अनजस्ट एक्ट है ना, हम ये होने नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट लॉन्च की इसके अनुसार। शॉप्स क्लोज कर दी, जितने भी वर्कर्स थे ना रेलवे वर्कशॉप में, जितने वर्कर्स थे वो लोग सब सारे स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। रैलीज प्रोटेस्टिंग स्टार्ट हुआ अगेंस्ट दिस एक्ट वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। तो हर अलग अलग सिटीज में ये रैलीज प्रोटेस्टिंग शुरू हुआ। तो वर्कर्स काम करना छोड़ चुके थे, रेलवे जो वर्कर शॉप्स होते हैं वो काम करना छोड़ चुके थे, ठीक है, सारे शॉप्स बंद हो गए, ठीक है। अभी देखो, alarmed by the large participation of people in the movement, the government arrested prominent leaders from Amritsar and Gandhi was barred from entering Delhi. अब देखो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि इस मूवमेंट में, गवर्नमेंट जब देखा कि भाई इस मूवमेंट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जुड़ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर ली। अमृतसर के कुछ लीडर्स थे, ठीक है। गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, तो गांधी जी को बोला गया भाई दिल्ली नहीं जा सकते आप, ठीक है। देखो, on 10 April 1919, the police fired on a peaceful procession. अब पुलिस लोगों ने क्या किया, 1919 में एक पीसफुल प्रोसेशन पे क्या किया, उन्होंने फायरिंग करना शुरू की। People retaliated by attacking banks and railway station. अब अगर मान लो किसी को मार रहे हो तो वो क्या खाने से बैठेगा नहीं ना, वो भी आपको पीछे से मारेगा। तो जब पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन की तरफ फायर की ना, तो पीपल लोगों ने, जितने भी लोग थे वहां पे, उन्होंने वापस फाइट बैक किया, ठीक है। और सारे ही बैंक्स और रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अटैक करना शुरू की, ठीक है। तो ये था हमारा रोवर्ट एक्ट। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, खिलाफत मूवमेंट, सेकंड क्या, रोवर्ट एक्ट। अब पढ़ लो जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। देखो, ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड एट जालियांवाला बाग। अब क्या हुआ ना कि 13 अप्रैल को क्या हुआ, एक बहुत लार्ज क्राउड जालियांवाला बाग के पास प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, ठीक है। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे ये, द अरेस्ट ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर पासिंग द रोवर्ट एक्ट। आपने पढ़ा था ना यहाँ पे कि कुछ लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो जब इनको अरेस्ट किया गया ना, तो क्या हुआ, जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो गया कि भाई आपने क्यों हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया हुआ है। तो उसके लिए लोगों ने फिर प्रोटेस्ट की। देखो क्या लिखा है, जनरल डायर ब्लॉक्ड द एग्जिट ऑफ द बाग एंड फायर्ड ऑन द अनआर्म्ड क्राउड, दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अबाउट 1000 पीपल। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रोटेस्ट में ना 1000 लोग मर गए थे, ठीक है। देखो, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट द जालियांवाला बाग शॉक्ड द एंटायर नेशन। अब जब मान लो आपने किसी इनोसेंट पीपल का जान लिया है भाई, तो क्या लोग शांत बैठेंगे, नहीं, सारे लोग शॉक हो चुके थे। पीपल इन मेनी नॉर्दर्न इंडियन टाउन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग्स एट जालियांवाला बाग। द गवर्नमेंट ब्रूटली सप्रेस्ड दिस प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ कि भाई लोग प्रोटेस्ट करने आए कि भाई आपने इनोसेंट लोगों की जान क्यों ली। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी उन्होंने ब्रूटली एक्ट की, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, एट कोलकाता सेशन इन 1920 कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास की, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबको सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ठीक है। फिर क्या था, देखो कि गवर्नमेंट को फोर्स किया जाएगा कि भाई रोवर्ट एक्ट को आप इंट्रोड्यूस करो। तो ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि भाई जितने भी ओल्ड सिटीजन थे ना सुल्तान ऑफ टर्की में, सबको आप रिस्टोर करो, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव पास किया गया अंडर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब देखो प्रोग्राम्स क्या क्या थी। देखो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। तो उनके अनुसार सिर्फ दो ही प्रोग्राम है, जो कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ठीक है। देखो, तो उन्होंने क्या बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे। किसको बॉयकॉट करेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल्स को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उसके स्कूल को बॉयकॉट करेंगे, कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे और कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, नहीं यूज करेंगे भाई, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे देखो क्या होता है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो आप उनके कुछ चीजों को यूज करके उनको फायदा क्यों दे रहे हो, नहीं देंगे, हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, उनके फॉरेन गुड्स को यूज नहीं करेंगे, तो वो खुद भुखमरी से मर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बॉयकॉट किया, उन्होंने स्कूल्स को बॉयकॉट की, उन्होंने कॉलेजेस को बॉयकॉट किया, उन्होंने कोर्ट्स को बॉयकॉट किया, ठीक है। उन्होंने क्या बॉयकॉट किया, देखो उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट की, ठीक है। टू रिजाइन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकल बॉडीज, उन्होंने बोला कि भाई हम लोकल बॉडी से रिजाइन कर देंगे, ठीक है। टू सरेंडर टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस, टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ स्वदेशी एंड खादी क्लोथ्स। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई हम स्वदेशी और खादी क्लोथ्स को पॉपुलराइज कर देंगे, ताकि उनकी कुछ चीजें ना हो, हमारी चीजें हम पूरे पॉपुलराइज करेंगे और उनकी चीजों को हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। देखो उन्होंने सोचा कि भाई हम नेशनल स्कूल एस्टैब्लिश करेंगे, कॉलेज एस्टैब्लिश करेंगे। इंडिया हैज एन अल्टरनेटिव टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई स्कूल है, कॉलेजेस है, तो हमको नहीं चाहिए, हम खुद की स्कूल और कॉलेजेस को एस्टैब्लिश करेंगे भाई, हम खुद की चीजें देंगे सबको, ठीक है। To unify the Hindus and the Muslims and to work for the emancipation and upliftment for women.
तो उन्होंने क्या बोला कि हम काम करेंगे कि हम यूनिटी बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करेंगे और वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करेंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट सस्पेंशन। अब देखो क्या हुआ, चौरी चौरा मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। ट्रेजेडी एट चौरी चौरा, अ विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब चौरी चौरा कहां पे लोकेटेड है? ये है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है। ठीक है, ऑकर्ड ऑन February 5, 1922। कब हुआ ये? February 5, 1922 में। A procession of about 3,000 peasants marched to the police station to protest against the police officers who had beaten some volunteers picketing a liquor shop। तो उन्होंने क्या देखा कि 3,000 peasants जो मार्च कर रहे थे, क्यों मार्च कर रहे थे? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने किसको मारा? वो किसी तरह प्रोटेस्ट करने गए थे। जो 3,000 पीपल है ना, जो फार्मर्स है, वो किसको प्रोटेस्ट करने गए हैं? वो प्रोटेस्ट करने गए हैं पुलिस स्टेशन के तरफ, पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि भाई आपने हमारे उन लोगों को क्यों मारा जो लोग लिकर शॉप में आपका पिकेटिंग कर रहे थे, वॉलंटियर्स थे। ठीक है, द पुलिस फायर्ड एट द पीजेंट्स। और फिर पुलिस ने क्या किया? उन्होंने जो पीजेंट्स आए थे ना प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्होंने उसके ऊपर भी फायरिंग की। दिस एंगर्ड द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड दे सेट द नियरबाई पुलिस स्टेशन ऑन फायर। और फिर ये क्या हुआ? बाकी लोगों को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया? नियरबाई जो पुलिस स्टेशन थी ना, उन्होंने उसमें आग लगा दी। ठीक है, 22 पुलिसमैन को उन्होंने मार दिया जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे। उन्होंने क्या की? 22 पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने मार दी फायर लगा के। ठीक है, गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वहां पे उन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दी। ठीक है, अभी देखो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखो, इट मेड द नेशनल मूवमेंट अ मास मूवमेंट as people from every profession and walk of life participated in the movement। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा ना कि चाहे कोई भी प्रोफेशन का हो, कोई भी पार्टिसिपेशन का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, सब पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। ठीक है, इट जनरेटेड अ डिजायर फॉर फ्रीडम अमंग द पीपल एंड इंस्पायर्ड देम टू चैलेंज द कॉलोनियल रूल। अब इसमें क्या हुआ ना कि उन्होंने लोगों को ये देखा कि भाई लोग जो है ना, वो डिजायर, उनके अंदर ये इच्छा आ गई थी कि हमें तो फ्रीडम चाहिए ही। तो ये शौक, ये उनके अंदर हिम्मत आ चुकी थी कि भाई वो फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी हुआ। ठीक है, ऑल्सो प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स, कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स गेव इम्पेटस टू द हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल इंडस्ट्री। हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि फॉरेन गुड्स आई थी तो जो हमारे क्राफ्ट मेकिंग थे ना, जो क्राफ्ट्समैन थे, तो उनका जॉब बहुत ही कम हो गया क्योंकि अब ब्रिटिश का अच्छा गुड्स आ गया था, मशीनरीज आ गए थे, एडवांस मशीनरी। तो अगर मान लो हम बॉयकॉट करेंगे ना ब्रिटिश के गुड्स को, तो उसमें क्या हुआ? जो हैंडीक्राफ्ट के लोग थे ना और जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे खुद के नेशन के थे, तो उनका ग्रोथ हो गया क्योंकि हमने क्या किया था? हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है। गांधी जी ने क्या किया? इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की कब? 1931 में। तो फैक्टर्स जो ये करने को मजबूर करते, देखो फैक्टर्स कौन कौन सी थी इसमें? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी ऑफ 7 people पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन टू लुक इनटू द नीड ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने 7 people को अपॉइंट किया, 7 लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया जो हमारे रिफॉर्म्स की तरफ देखेंगे, मतलब हमारे रिफॉर्म्स को लुक आउट करेंगे। वो 7 लोग जो किसने अपॉइंट किया? जो अपॉइंट किया है हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, कमीशन वाज अपोज्ड बाय द इंडियंस एज इट हैड ऑल ब्रिटिश एंड नो इंडियन मेंबर्स इन इट। अब ये जो कमीशन है ना, वो अपोज किसने की थी? इंडियंस ने, क्योंकि उसमें सब कोई कौन था? इसमें ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, इसमें सिर्फ ब्रिटिश लोग थे। तो हमें क्या बेवकूफ समझा है क्या? आपके कमीशन में सिर्फ 7 लोग हैं और वो 7 लोग आपने ही अपॉइंट किए है, तो उसमें हमारे तो इंडियंस है नहीं, तो हम तो अपोज ही करेंगे ना भाई। हम क्यों चाहिए कि आपके कमीशन के अंदर हमारा कोई इंडियंस ना हो, हमारे इंडियंस को भी डालो। तो इंडियंस ने क्या किया? उन्होंने इस चीजों को अपोज की कि भाई हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें आपके सिर्फ ब्रिटिश के लोग हैं, हमारे इंडियंस नहीं है। ठीक है, देखो कांग्रेस इन द 1927 सेशन held at Chennai decided to boycott the commission। अब सबने सोचा कि भाई हम एक काम करेंगे, इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, इसको भी हम बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा सपोर्टेड द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस। अब जो मुस्लिम लीग है उन्होंने और जो हिंदू महासभा है उन्होंने क्या किया? इनके डिसीजन को सपोर्ट की। ठीक है, देखो wherever the commission went it was greeted with protest and hurtals। अब क्या हुआ? देखो कि जहां जहां ये कमीशन जाते थे वहां उनको अपोज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और हड़ताल किया गया। ठीक है, brutal repression measures were used by the government to suppress the popular opposition। At Lahore, Lala Lajpat Rai was mercilessly beaten up by a police while opposing the commission।
अब देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे लाला लाजपत राय को लाहौर में ब्रूटली मारा गया। क्यों? क्योंकि वो इस कमीशन की तरफ अपोज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए। ठीक है, ही डाइड, और वो मर गए वहीं पे एज अ रिजल्ट ऑफ वुंड्स रिसीव्ड बिकॉज ऑफ द पुलिस लाठी चार्ज। अब क्योंकि जो लाठी चार्ज हो रही थी ना, जो उनको दर्द, जो जख्म उनको पहुंचा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लाला लाजपत राय का वहीं पे डेथ हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन to abolish dietary and to give autonomy to the provisional governments. However, the government should be given unlimited powers in certain matters like internal security. तो उनको बोला गया कि गवर्नमेंट को एक अनलिमिटेड पावर्स दिया गया है। ठीक है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उनको एक अनलिमिटेड पावर्स दिया गया है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज, और क्या बोल दिया गया कि भाई नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसको आप इंक्रीज करिए। प्राइमरी स्टेट्स शुड आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, और क्या बोला गया कि जो प्राइमरी स्टेट्स है ना, उनको भी आप इसका पार्ट बनाइए, फेडरल गवर्नमेंट का आप उसको भी पार्ट बनाइए, प्राइमरी स्टेट्स को। गवर्नर जनरल शुड हैव द पावर टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द ओन कैबिनेट, और जो गवर्नर जनरल है उनके पास ये पावर होना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स ऑफ कैबिनेट को अपॉइंट कर सके। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स शुड रिमेन इन इंडियन रेजिमेंट्स, और क्या बोला गया जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो इंडियन रेजिमेंट्स के अंदर ही रहे। ठीक है, हाई कोर्ट शुड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही हाई कोर्ट काम करेगी। ठीक है, देखो अब आ गया पुण्य स्वराज। जवाहरलाल नेहरू वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अब देखो क्या हुआ ना, जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, कब? लाहौर सेशन, जो कि 1929 में है। तो एक रिजोल्यूशन पास होता है ये डिक्लेयर करते हुए कि जो पुण्य स्वराज है ना, तो रिजोल्यूशन जो डिक्लेयर हुआ उसमें पुण्य स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्या थी इसके पीछे कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, पुण्य स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा एम होना चाहिए, सबसे बड़ा गोल होना चाहिए पुण्य स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 26 जनवरी को बोल दिया गया कि भाई पुण्य स्वराज डे है, द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एवरी ईयर। ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर हैड टू रिजाइन, और सारे मेंबर्स जो लेजिस्लेचर के थे ना, सबको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब आगे दांडी मार्च, इंपॉर्टेंट है। अब 12 मार्च को क्या हुआ ना, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक हिस्टोरिक मार्च की उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। ही हैज सिलेक्टेड टू अटैक द सॉल्ट लॉज। अब उन्होंने सोचा ना कि भाई हम सॉल्ट लॉ पे अटैक करेंगे, क्योंकि क्या बोला गया था, देखो एज इट अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जो सॉल्ट पे जो टैक्स लगती थी ना, वो सारी सोसाइटी को, हर पार्ट ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट कर रही थी। देखो क्या लिखा है, स्पेशली द पुअर। गांधी ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने देखा ना कि भाई सॉल्ट पे टैक्स लग रही है, जबकि सॉल्ट हमारी खुद की है, तो वो ये फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो उनको लग रहा है कि आप जो सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हो, तो जो पुअर पीपल है वो कैसे बियर अप करेंगे, भाई नहीं कर सकते वो। तो उन्होंने शुरू किया। देखो क्या लिखा है, इस मूवमेंट में क्या इन्वॉल्व था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें क्या था, डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ, बॉयकॉट ऑफ लिकर, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड ब्रिटिश गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, कि हम टैक्सेस और रेवेन्यूज पे नहीं करेंगे। ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन बॉयकॉट करेंगे लिकर्स को, और हम लोग सॉल्ट लॉ की तरफ डिफाइंस करेंगे, मतलब लड़ेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या हो, गांधी इरविन पैक्ट। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड नेगोशिएशन विद गांधी टू ब्रिंग एन एंड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। This resulted in signing a pact between Lord Irwin in the Viceroy of India and Gandhi, which came to be known as the Gandhi-Irwin Pact. अब इसकी वजह से क्या हुआ ना कि एक पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुआ, जो किसके बीच में था, एक था लॉर्ड इरविन के बीच में, जो विसरॉय ऑफ इंडिया थे, और गांधी जी के बीच में, जिसकी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, गांधी इरविन पैक्ट। तो गवर्नमेंट किस किस टर्म्स पे एग्री हो गई, देखो पहला टर्म क्या था, टू विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड एंड प्रोसिक्यूशंस, कि हम सारी आपका ऑर्डिनेंसेस को विड्रॉ कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशंस को हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको सब हमको रिलीज कर देंगे हम, सिवाय उनके जो कि वायलेंस के गिल्टी थे। मतलब क्या बोला गया, देखो कि हम सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे सिवाय उनके जो गिल्टी ऑफ अग्रेशन थे। ठीक है, कि हम पीसफुल पिकेटिंग ऑफ शॉप्स करेंगे, सेल करेंगे लिकर एंड फॉरेन क्लोथ्स। ठीक है, हम कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज को रीस्टोर करेंगे, पीपल को अलाउ करेंगे कि वो अपने नियर बाय कोस्ट में जाएं और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर खुद से करें। ठीक है, देखो तो कांग्रेस देखो कौन सी बातों पे एग्री करती है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड डबल कॉन्फ्रेंस, नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द पुलिस एक्सेसेस। तो ये सारी थी जिसपे कांग्रेस एग्री कर चुकी थी, और ये सारी थी जिसपे गवर्नमेंट एग्री कर रही थी। ठीक है, तो ये 5 बातें हैं जिसपे गवर्नमेंट ने एग्री की, ये 5 बातें जिसपे कांग्रेस ने एग्री की थी। ठीक है, देखो अब आ गए हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
इट टुक प्लेस बिटवीन 7 सितंबर एंड दिसंबर 1931। तो इस बीच में कहीं पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसने अटेंड की थी? इसने अटेंड किया था गांधी जी ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे। तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज रेज्ड नॉट ओनली बाय मुस्लिम्स बट आल्सो बाय पीपल ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस। तो बोला क्या गया था? देखो उन्होंने डिमांड की भाई मैं सेपरेट इलेक्टोरेट लॉज चाहिए। किसने किसने बोला? देखो मुस्लिम्स ने बोला, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस ने बोला, एंग्लो इंडियंस ने बोला, ठीक है, और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे ना उन्होंने भी बोला, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला कि भाई मुझे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये थी मेरा चैप्टर, खत्म हो गई। वाओ नाइस, थोड़ा था ना। चलो देखो, ओके, कोई डाउट है ना तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी कमेंट में। अगर और डाउट्स है तो मेल करो, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप चैनल भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहां भी मैसेज कर सकते हो। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में ऐड कर दूंगी तो वहां से आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। बट भाई प्लीज पढ़ो, आप लोग पढ़ रहे हो। अब आपका अक्टूबर आ गया, 2 महीना हाथ में है, 1 महीना है भाई नवंबर, बस दिसंबर से फिर प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, फिर आपके बोर्ड्स आ जाते हैं। तो कोशिश करो कि आपका मार्क्स अच्छा आए, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आएंगे। बिना पढ़े तो किसी को मार्क्स नहीं आता, बिना पढ़े तो भगवान नहीं देखते आपको मार्क्स कौन दे देगा। क्या बात करते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं है, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।